यमलोक में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक यमराज का दूत जयदेव बहुत घबराया हुआ यमलोक के दरबार की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज पृथ्वी पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अरे ये आज क्या मुसीबत हो गई। मैं तो सच में बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। अगर मैंने ये बात जल्दी से महाराज को नहीं बताई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पृथ्वी के एक जंगल में एक बकरी, हाँ, एक साधारण सा बकरी, उसने तो हद ही कर दी। जब मैं उसकी आत्मा लेने गया तो उसने साफ मना कर दिया। कहने लगा, जब तक मैं खुद यमराज से बात नहीं कर लूंगा तब तक अपने प्राण नहीं दूंगा। अरे भला ऐसा भी कहीं होता है? अगर ये बात फैल गई तो बाकी जानवर भी यही करने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी तुरंत जाकर महाराज को सब बताना होगा, वरना आज मेरी ही खैर नहीं है। महाराज, गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। मैं धरती से ऐसी खबर लेकर आया हूं कि सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। मैंने अपने जीवन में कई अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो तो बिल्कुल ही अलग है। एक बकरी, जी हाँ महाराज, एक साधारण सा बकरी मौत के दरवाजे पर खड़ी होकर आपकी मांग कर रहा है। जयदेव, जरा शांत होकर बात करो। तुम्हें देखकर लगता है जैसे धरती पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। साफ साफ बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने घबराए हुए यमलोक तक दौड़े चले आए? महाराज, धरती के एक जंगल में एक बकरी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मैं उसकी आत्मा लेने गया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो कह रहा था कि जब तक वह खुद यमराज से बात नहीं कर लेगा तब तक वो अपनी जान नहीं छोड़ेगी। क्या कहा? एक बकरी, और वो यमराज से बात करना चाहता है? ये तो बड़ा विचित्र मामला है। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि आखिर उसे मुझसे क्या काम है? मैं इतना भी खाली नहीं हूं कि हर किसी के बुलावे पर चला जाऊं। पूछा था महाराज, बहुत समझाया भी, लेकिन वो बकरी अपनी जिद पर अड़ी रही। बस बार बार एक ही बात दोहराती रही कि मुझे यमराज से ही बात करनी है। सच कहूं तो उसकी जिद देखकर मैं भी हैरान रह गया। महाराज, अगर आज ये बकरी बच गया ना, तो कल को जंगल के सारे जानवर लाइन लगाकर कहेंगे, पहले यमराज से मीटिंग चाहिए। फिर तो हमें यमलोक में बकरी मीटिंग ऑफिस खोलना पड़ेगा। जयदेव, तुम्हें मजाक ही सूझ रहा है, लेकिन ये मामला सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई साधारण बकरी मृत्यु को रोकने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यमराज कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसके लिए एक बकरी अपनी मृत्यु को भी रोक रहा है? ठीक है जयदेव, चलो हम खुद चलकर देखते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो बकरी आखिर क्या कहना चाहता है। इसके बाद यमराज और उनका दूत जयदेव यमलोक से निकलते हैं और सीधे धरती के उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं जहां एक जिद्दी बकरी मौत के दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रही होता है। कुछ ही समय में यमराज और उनका दूत जयदेव धरती के उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां एक कमजोर और घायल बकरी जमीन पर पड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत और जिद साफ दिखाई दे रही होती है। तो तुम ही हो वो बकरी जिसने यमलोक तक खबर भिजवाई है? मेरे दूत को भी रोक दिया और अपनी जान देने से मना कर दिया। आखिर इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से मिल गई कि तुमने मृत्यु को भी कुछ देर के लिए रोक दिया? प्रणाम महाराज। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप खुद यहाँ आए। सच बताऊं तो मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि अगर मैं मर जाती और मेरा सवाल अधूरा रह जाता तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता। अरे बकरी बहन, तुम भी कमाल करती हो। लोग मरते समय भगवान को याद करते हैं और तुमने तो सीधे यमराज से मीटिंग फिक्स कर दी। इतनी हिम्मत तो कई शेरों में भी नहीं होती। दूत जी, क्या करूं, जिंदगी में पहली बार कोई वीआईपी मिलने आया है। अगर मैं जल्दी मर जाती तो ये मौका भी हाथ से चला जाता। मैंने सोचा मरना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले यमराज से बात कर लेते हैं।
तुम्हारी जिद ने मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया है। अब जल्दी बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, क्योंकि मृत्यु के समय को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये वक्री ऐसा कौन सा सवाल पूछने वाला है जिसके लिए इसने पूरी मौत की प्रक्रिया ही रोक दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरने के बाद यमलोक में छुट्टी मांगने वाला हो। अरे दूत जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? छुट्टी तो मुझे जिंदगी में भी नहीं मिली। हर दिन बोझ उठाओ, डांट खाओ और ऊपर से लोग मजाक उड़ाएं। अगर यमलोक में भी यही काम मिला तो फिर तो मैं वापस धरती पर ट्रांसफर मांग लूंगा। बकरी, मजाक बहुत हो गया। अब गंभीर होकर अपनी बात बताओ। आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? महाराज, मेरा सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उसका जवाब पूरे जंगल का भविष्य तय कर सकता है। अगर कोई अपनी आंखों से बहुत बड़ा गलत काम होते देखे, ऐसा काम जो पूरे जंगल की बर्बादी का कारण बन सकता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? महाराज, ये वक्री तो सच में अजीब बात कर रहा है। आज तक किसी ने मृत्यु के समय ऐसा सवाल नहीं पूछा। मुझे तो लगता है कि इस जंगल में जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। गधे की बात सुनकर यमराज भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये वक्री सिर्फ अपनी जान की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि पूरे जंगल की रक्षा करना चाहता है। जंगल की ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा था। गधे की बात सुनकर यमराज और जयदेव दोनों गंभीर हो जाते हैं। अब सबको लगने लगता है कि ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है। बकरी, तुम्हारी बात बहुत गंभीर लग रही है। अगर किसी ने सच में पूरे जंगल के खिलाफ साजिश रची है तो उसे छुपाना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन पहले तुम साफ साफ बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्या देखा है जिससे तुम्हें इतनी चिंता हो रही है? महाराज, मैंने अपनी आंखों से ऐसी बात देखी है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जंगल के दो जानवर मिलकर पूरे जंगल को भूखा मारने की साजिश कर रहे हैं। वे चोरी छुपे जंगल का अनाज इंसानों को बेच रहे हैं। अगर यह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा जंगल भूखा मर जाएगा। महाराज, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जंगल का अनाज चुराकर इंसानों को बेचना मतलब पूरे जंगल के साथ गद्दारी करना। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि ये वक्री मरने से पहले आपसे क्यों मिलना चाहता था। महाराज, सच बताऊं तो मैं पहले सोच रहा था कि चलो मर जाते हैं, कम से कम बोझ उठाने से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने ये साजिश देखी तो लगा अगर मैं मर गया तो जंगल वाले कहेंगे वक्री तो था ही बेवकूफ, कुछ देखा ही नहीं। इसलिए सोचा मरने से पहले थोड़ा समझदार बन ही जाऊं। बकरी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई अपनी आंखों से गलत काम होते देखे और फिर भी चुप रहे तो वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अपराध करने वाला। सच्चाई का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज, यही बात सुनने के लिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूं। शायद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मरने से पहले मैं उस गद्दार को सबके सामने लाना चाहती हूं। महाराज, ये वक्री तो बड़ी बहादुर निकली, वरना कई जानवर तो ऐसे होते हैं जो चोरी देखकर भी कहते हैं भाई हमें क्या, हम तो घास खाने वाले हैं। महाराज, इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर आप मुझे थोड़ी सी ताकत दे दें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तो मैं उस गद्दार को पूरे जंगल के सामने पकड़वा सकता हूं। बकरी, तुम अपनी जान से ज्यादा पूरे जंगल की चिंता कर रहे हो। ऐसा साहस बहुत कम देखने को मिलता है। अगर तुम्हारा इरादा सच में जंगल को बचाने का है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। महाराज, सच कहूं तो मैं भी हैरान हूं। जिंदगी भर सबने मुझे बेवकूफ वक्री कहा, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद इस जंगल को बचाने के लिए सबसे समझदार वक्री भी मैं ही निकली। बकरी की ईमानदारी और हिम्मत देखकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि मृत्यु के नियम आसानी से नहीं बदले जा सकते। ठीक है बकरी, मैं तुम्हें थोड़ी शक्ति दे सकता हूं, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी होगी। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरी मौत से पहले जंगल बच सकता है
तो मैं ये सौदा खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। गधे की सच्चाई और साहस देखकर यमराज प्रभावित हो जाते हैं। जंगल में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। बकरी, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा साहस प्रशंसा के योग्य है। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ एक कठोर शर्त होगी। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरी मौत से पहले जंगल बच सकता है तो मैं ये सौदा खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। महाराज, सच कहूं तो आज पहली बार मुझे लग रहा है कि यमलोक में भी कभी कभी गर्व महसूस किया जा सकता है। ये बकरी अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे जंगल के लिए खड़ी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। दूध जी, आज तो मुझे खुद पर भी थोड़ा गर्व हो रहा है, वरना अभी तक तो लोग मुझे देखकर सिर्फ यही कहते थे, अरे हटो हटो, बकरी आ गया। लेकिन आज अगर सब सही हुआ तो लोग कहेंगे, अरे रास्ता दो हीरो, बकरी आ रहा है। ठीक है बकरी, मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। हर क्षण कीमती है, इसलिए बिना देरी किए अपने कार्य को पूरा करो। इतना कहते ही यमराज अपने दिव्य हाथ उठाते हैं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है और गधे के शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं वचन देता हूँ कि इस शक्ति का उपयोग सिर्फ सच्चाई और न्याय के लिए करूंगा। अब मैं उस गद्दार को सबके सामने लाकर ही दम लूंगा। महाराज, एक बात तो तय है, अगर ये बकरी बच गया ना तो मैं इसे यमलोक में नौकरी दे दूंगा। कम से कम ये बाकी दूतों से ज्यादा मेहनती निकलेगी। अरे दूध जी, नौकरी की बात बाद में करना, पहले ये काम पूरा कर लेने दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं यमलोक पहुंचूं और आप कहो, भाई इंटरव्यू तो पास नहीं हुआ, वापस जाओ। अगले ही पल यमराज और जयदेव अदृश्य हो जाते हैं। अब बकरी पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर बढ़ता है, जहां उसे उस गद्दारी का सबूत ढूंढना है। जंगल के एक सुनसान कोने में अंधेरे के बीच दो परछाइयां आपस में धीरे धीरे बातें कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। देखा बाघ भाई, मैंने कहा था ना कि ये काम बहुत आसान है। जंगल का अनाज चुपचाप निकालो और इंसानों को बेचकर अच्छा फायदा कमाओ। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ लोमड़ी, अब समझ आया कि तुम्हारी चालाकी क्यों मशहूर है। जंगल के जानवर सोचते रह जाएंगे कि अनाज कहाँ गया और हम आराम से अपना काम करते रहेंगे। तभी बकरी अपनी शक्ति चलाती है और दोनों को एक जाल में कैद कर लेती है और सभी जंगल के जानवरों को बुला लेती है। साथ में शेर सिंह भी आता है। बकरी पूरी सच्चाई शेर सिंह को बता देती है। तब शेर सिंह कहता है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए इन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। सैनिकों, इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा दो, जिससे जंगल के सभी जानवरों को सबक मिले कि चोरी करने का क्या परिणाम होता है। फिर एक रोशनी आती है और बकरी उसी के साथ गायब हो जाती है। कहानी से सीख, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है और बुरे काम का बुरा नतीजा।